जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, पेपर में कैसे पूछेगा। आपको जो क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं उनको पेपर में किस तरीके से पूछेगा कि क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरीके से पूछेगा। ये सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के। ये आपका 2 नंबर का आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये हम लास्ट में डिसाइड करेंगे। जब पूरा फिगर ऑफ स्पीच जो 7 होते हैं आपके सिलेबस में, हम उन 7 फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे तो लास्ट में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, ध्यान देना। अब फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ के क्या पता लगता है, फिगर, यार फिगर बड़ी अच्छी है, फिगर, उसकी फिगर बड़ी अच्छी है, यही सोच रहे हो ना माइंड में गधों कि हाँ फिगर। तो चलो ठीक लो, वही सोच करके सीख लो। फिगर को यानी किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल के शादी के माहौल में क्या करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए लड़कियां ढेर सारा क्या है मेकअप आभूषण पहन के जाती है ना, किस लिए जाती हैं, ताकि अपने आप को सुंदर दिख सके। वैसे ही अंग्रेजी के लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी छोड़ो, किसी भी भाषा को अति सुंदर बनाने के लिए, उसको अच्छे से बोल सके, हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे मैंने कह दिया जाए, मेरे बाल तो सोने के हैं, मेरे बाल सोने के हैं। अरे भाई तुम्हारे बाल सोने के हैं तो मार्केट में बेच दो, पैसा ही पैसा मिलेगा। ये तो एक बात हो गई। कहने का आशय मेरा है कि मेरे बाल सोने के हैं, मतलब उस बालों को बता रहा है कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं, शाइनिंग है। तो क्या किया गया, अच्छे तरीके से बताने के लिए, वर्णन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, फिगर ऑफ स्पीच। जैसे मैं कह दिया जाए कि मैं उस जमाने से पढ़ा रहा हूँ जब डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे, हमारे सामने आर्यभट्ट जी पैदा हुए, उन्होंने गणित में कुछ उलट पुलट करके पता नहीं क्या क्या सर्च कर दिया। उसके बाद जिस दिन न्यूटन बगीचे में बैठे थे, मैं उसके सामने वाली खटिया पे बैठा था और उनसे बात वार्तालाप हो रही थी, तभी एक ऊपर से नीचे से गिरा। हमने बोला न्यूटन भाई आधा आधा कर लेते हैं। करे कि नहीं, हम इससे आज खाएंगे नहीं, इससे क्या है कुछ न कुछ पता लगाएंगे कि ऊपर से नीचे कैसे गिरा। अब कहोगे ये मैं ज़्यादा लंबा फेंक दे रहा हूँ, तो इसी लंबा फेंकने को क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसी फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है लंबा फेंकना भी, ठीक है। इस तरीके से अपने बातों को, चीज़ों को ज़्यादा अच्छा हाई फाई सुटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे। और कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये हम लास्ट में डिसाइड करेंगे, ध्यान देना। तो देखो, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपका 7 टाइप्स का एग्जाम में दिया गया है। यानी आपके सिलेबस में कितने टाइप्स का है, 7 प्रकार का। कह रहा है कि आपके पास, यानी कह रहा है कि आपके सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो टोटल 7 टाइप्स के हैं। तो पहला आपका आता है सिमिल, जिसे हम पढ़ते हैं सिमिले। सिमिल और मेटाफर, मैं 2 चीज़ों को लेके चलता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों में क्या होता है, कंपेयर होता है। तो हम मेटाफर को लेकर के चलते हैं। पहला कह रहा है कि सिमिल और क्या है, मेटाफर। कह रहा है सिमिल और मेटाफर है। तो मेटाफर का मतलब क्या होता है, रूपक अलंकार, क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। और सिमिले मतलब होता है क्या, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। कह रहा है कि उपमा अलंकार और सिमिल। अब इन दोनों में क्या होता है, दोनों का डिफिनेशन सेम होगा, ध्यान देना। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का आशय टू थिंग्स भी कह सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, टू पर्सन भी कह सकते हैं, हम यहाँ थिंग्स भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों के बीच क्या होगा, आपस में तुलना होगा, इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच में। ये ध्यान देना, सिमिले उपमा में दोनों में क्या होगा, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का तुलना होगा। सिमिले में क्या होता है, तुलना करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लाइक, एज और सो। मतलब कहने का ध्यान देना, जब कभी भी किसी सेंटेंस में लाइक, एज, सो लिखा रहेगा तो वो उपमा अलंकार होगा। मतलब तुलना करने के लिए लाइक, एज, सो का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ कैसे आता है, की तरह या की जैसे करके इसका अर्थ आता है, ठीक है, की तरह या की जैसे। और मेटाफर में हम लाइक, एज या सो का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें अर्थ आएगा मान लो। अब कैसे मान लो, देखो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं उसके माध्यम से समझेंगे। देखो हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से कि इसमें से सिमिले कैसे पहचानेंगे, मेटाफर कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हमने क्या कहा, अगर सेंटेंस में तुलना होगी तो लाइक, एज, सो आया रहेगा। जैसे कह रहा है सी इज लाइक अ लायन,
कह रहा है कि सी इज, वह है, लाइक अ लायन, मतलब शेर की तरह है। इसमें लाइक आ गया, मतलब कह रहा है कि शेर की तरह है। तो जब की तरह और उसमें तुलना करने के लिए लाइक का प्रयोग किया गया तो वो क्या हो गया, सिमिले। कह रहा है सी इज लायन, वह शेर है। इसमें क्या किया गया, मान लिया गया कि वह ही एक शेर है। तो जब हम किसी चीज को मान लें कि वह ही एक शेर है तो भैया तुलना किया गया, उसका तुलना किससे किया गया, शेर से, लेकिन है क्या, वही शेर है, बहुत बहादुर है। जैसे हिम्मत वाले में अजय देवगन क्या था, बहुत ही बहादुर था, शेर की तरह था। तो उसमें क्या किया गया, सिमिले हो गया, यानी शेर की तरह वह बहादुर था। कह दिया जाए वही उस मूवी में शेर था, वही उस मूवी में शेर था, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर। कह रहा है द ग्रेट खली लाइक एन ऑक्स, कह रहा है कि द ग्रेट खली लाइक एन ऑक्स, मतलब जो ग्रेट खली है, लाइक एन ऑक्स मतलब बैल की तरह, बैल की तरह मतलब बैल की तरह मजबूत है। कह रहा है कि द ग्रेट खली इज एज स्ट्रेंथ एज एन ऑक्स, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ग्रेट खली है उसके पास क्या है, बैल उतनी शक्ति है। वो बैल नहीं है, मतलब बैल की तरह क्या है, शक्ति है। जैसे बैल मजबूत होता है, दिन भर खेतों में नाप दो जोतता रहता है, वैसे ही क्या कह रहा है, ग्रेट खली यहाँ क्या है, बैल की तरह मजबूत है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि द ग्रेट खली इज एन ऑक्स, ग्रेट खली क्या है, बैल है। भैया ग्रेट खली जहाँ आप देख रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो कह रहा है कि द ग्रेट खली इज एन ऑक्स, वह एक बैल की तरह है। फिर कह रहा है कि ही इज एज फ्रेश एज ड्यू, ध्यान देना इसमें एज आ गया। कह रहा है कि ही इज मतलब वह है, एज फ्रेश एज ड्यू मतलब ड्यू की तरह ताज़ा है। जैसे ड्यू फ्रेश होता है, मतलब ड्यू मतलब क्या होता है, ओस, वैसे ही ताज़ा। इसमें कह रहा है ही इज ड्यू, वही ओस है। इसमें मान लिया गया क्या है, वही ओस है। तो जब किसी चीज़ को मान लिया जाए कि भैया यही चाक है, यही चाक है, तो वो क्या हो गया, मेटाफर। कह दिया जाए यह चाक की तरह है, तो वह क्या हो जाएगा, सिमिले। अब बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अब कह रहा है कि आपका पर्सनिफिकेशन और अपास्ट्रॉफी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में क्या करते हैं, लाइफलेस चीज़ को, जिसमें क्या है, जान ना हो, अब्सेंट हो, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसमें विचार करते हैं। जो चीज़ें लाइफलेस हो मतलब निर्जीव हो, ठीक है, या फिर जो क्या हो, अब्सेंट हो, उन चीज़ों पे विचार करते हैं। बस फ़र्क ये है कि पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें अब्सेंट हो, लाइफलेस हो, उसको इस तरीके से ट्रीट करता है कि जैसे उसमें क्या हो, मानव जीवन हो, मानव की तरह काम कर रहा हो। मतलब कहने का आशा है व्हेन एंड क्या है कि लाइफलेस थिंग्स, या क्या है कि आइडियाज़ करें कि या फिर ऑब्जेक्ट इज सीम्स इन ह्यूमन लाइफ, कि उसके पास क्या है, ह्यूमन, जैसे मानव में क्या होता है, जान होती है, आत्माएं होती हैं, चलता है, उसी तरीके से क्या हो उसमें हो। और अपास्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, अब्सेंट चीज़ें होंगी, जो लाइफलेस चीज़ें होंगी, ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें क्या कर रहा हूँ, उनका विचार कर रहा हूँ, उन्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ भैया तुम क्यों हो, ऐसा क्या है, ठीक है। तो देखो पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण, जिसमें हम क्या करते हैं, लाइफलेस चीज़ों को क्या करते हैं, एक ऐसी धारणा दे देते हैं कि लगता है कि वो मानव की तरह क्या है, कार्य कर रहा है। जैसे कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, नोक्स एट द डोर मतलब दरवाज़ा खटखटाती है। तो भैया अवसर क्या है, अपने बीबी बच्चों के साथ आया है, तुम्हारा दोस्त है, आया, दरवाज़ा खटखटाया, ठक ठक, तुमने खोला, गले मिला, आके मिल लिए, बैठ गए, नाश्ता पानी किए, ऐसा होता है नहीं। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक लाइफलेस चीज़ है, मतलब जो एक जान है, लाइफलेस चीज़ है जिसमें जान नहीं है। कहते हैं अवसर, भैया अवसर आए, वह दरवाज़ा खटखटा होता, चला जा नौकरी करे, कोई आपको नौकरी जॉब दे, कहे ना अवसर बांटे, दरवाज़ा खटखटा होता, मतलब कि अवसर आया है, इस अवसर को ले लो। लेकिन है क्या चीज़, वो लाइफलेस, उसमें जान नहीं है, लेकिन काम किस तरीके से कर रहा है, एक मानव की तरह, कि भैया दरवाज़ा खटखटाने का तो काम एक मनुष्य का होता है ना, लाइफलेस चीज़ें की तो नहीं होती। इस तरीके से जो चीज़ें क्या है कि हैविंग मनुष्य की तरह काम करे, हैविंग ह्यूमन लाइफ, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनिफिकेशन। कह रहा है लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तभी तो गिर जाते हो, तभी तो गिर जाते हो। अब यहाँ पे अंधा होना जो काम है वो किसी व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति का है। उसके बाद कह रहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कह रहा है एक्सपीरियंस, अनुभव एक अच्छा टीचर है। सवेरे बैग लेके जाते हो और अनुभव से पढ़ के आते हो, अनुभव, कहीं अनुभव सर जी पढ़ाएं, अनुभव सर, वो तो अनुभव नाम हो गया। यहाँ कह रहा है एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, जैसे कहते हैं ना, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, पढ़ोगे तभी पास होगे, मतलब मैंने पढ़ा था तभी तो पास हुआ हूँ। तो वो मेरा क्या था, अनुभव है, जो लाइफलेस है, यानी क्या है, अब्सेंट है, चीज़ें हैं जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, और वो किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, एक हैविंग लाइफ की तरह। कह रहा है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, टीचर तो हम हैं,
खान सर हैं, ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं जो आपको सिखाते हैं चीज़ें, अलग पांडे सर हैं, तो वो टीचर हैं। वो इसमें क्या कह रहा है कि वो टीचर है, वो क्या है कि टीचर है, लेकिन इसमें कह रहा है अनुभव टीचर है, अनुभव सबसे अच्छा टीचर है, ठीक है। तो ये अनुभव किस तरीके से काम कर रहा है, ह्यूमन लाइफ की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका पर्सनिफिकेशन। अगला कह रहा है अपॉस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, संबोधन। संबोधन हमने बताया जब हम क्या करते हैं, जो चीज़ें अब्सेंट हो, लाइफलेस चीज़ें हो, उन्हें हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, मतलब बुलाते हैं, कहते हैं। कह रहा है कि ओ डेथ, ओ डेथ मतलब हे मृत्यु कम सुन जल्दी आओ। भैया मृत्यु तो हमारे बुलाने से आएगी नहीं, कि अगर हम किसी को कह दें मर जाओ तो मरो तो जाएगा नहीं। तो ये क्या है कि एक अब्सेंट चीज़ है और हम इसे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ओ डेथ कम सुन जल्दी आओ। कह रहा है ओ लाइवर्टी वाई आर यू सो डियर, भैया ओ लावर्टी वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। और अपॉस्ट्रोफी में ध्यान देना, जो कह रहे हैं कि अब्सेंट होगा, जो लाइफलेस चीज़ें होंगी, उसके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। मतलब जिन चीज़ों को हम संबोधित करेंगे उसके बाद आपका क्या लगा रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। अब इस दोनों में कोई बताओ कंफ्यूजन क्रिएट हो तो बताओ कमेंट करके कि हाँ कि इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट है, ठीक है। इसे नोट कर लो, 4 हो गए। अगला देखो, अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि मैं किस जमाने से पढ़ा रहा हूं, उस जमाने से जिस जमाने में क्या है, डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे, मैं उस ज़माने से पढ़ा रहा हूँ और तब से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, काफ़ी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, मैं बैठ करके देख रहा था, पृथ्वी तहस नहस हो गई, फिर दोबारा मानव जीवन आया। उसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए, बहुत सारे क्या है कि साइंटिस्ट आए, मैं उन सभी के सामने क्या था, बैठा था, मैं देख रहा था चीज़ों को किस तरीके से खोज करते। अब मैं इन चीज़ों को कहूँगा तो आप कहोगे कुछ ज़्यादा नहीं फेंक रहे हो, ज़्यादा तो जिंदा हो नहीं, बहुत हो 30 साल 25 साल के हो और बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो इसी फेंकना को हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोल। इसी फेंकना को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल। हाइपर मतलब हाई फाई, हाइपर का मतलब हाई फाई, यानी कह रहा है कि हाई फाई बोल दो, ऐसा बोल दो, इतना लंबा फेंक दो कि कोई लपेट ना पाए, उसे क्या बोलते हैं, हाई फाई यानी हाइपरबोल। इसमें कह रहा है कि द रिवर्स ऑफ ब्लड, कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड मतलब खून की नदी, फ्लोड इन द बैटल यानी युद्ध भूमि में बह गई। कह रहा है कि खून की नदियां युद्ध भूमि में बह गई। अब ये कितनी बड़ी हो गई बात हो गई। आज संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, लाओ एक तरफ से काट के गिरा दो, देखो क्या कभी खून की नदी बहती है, नहीं बहेगी ना। लेकिन ये कह दिया गया, इतना हाई फाई बोल दिया गया कि भैया खून की नदियां बह गई, युद्ध भूमि में इतनी लड़ाई हुई कि खून की नदियां बह गई। आज से पहले कहता नहीं कितने राजा महाराजा लड़ा करते थे, कभी खून की नदी नहीं बही। तो ये क्या है, लंबा फेंक दिया। कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, कह रहा आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, फॉर एज मतलब कई सदियों से, मैंने उसे सदी से नहीं देखा। हम तो एक सदी जिंदा रहते नहीं और कह रहे हैं कई सदी से, कई सदी की बात हो रही, तो ये भी फेंकने वाली बात हो गई। तो जब कभी भी कोई फेंक दे जिसे हम लपेट ना पाए, उसे ही बोलते हैं हाइपरबोल। कह रहा है ही स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन ऑफ टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसुओं से सागर को भर देना। सी वेप्ट मतलब वह रोई जिससे क्या है कि आंसुओं से सागर भर गया, मतलब वह इतना रोई कि उसके आंसू से क्या है, सागर भर गया। उसके रोने से तो एक गिलास पानी भरेगा नहीं, आज यहाँ सागर की बात हो रही है। तो ये भी क्या है कि बहुत लंबा फेंक दिया गया। तो जब लंबा फेंक दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल, ठीक है। अगला कह रहा है आपका है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट क्वालिटी या दो अपोजिट वर्ड एक साथ लिखे होते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज क्या होती है, आर एडेड। मतलब इसमें क्या है कि दो अपोजिट क्वालिटीज दिखाई जाती है। जैसे कह दिया जाए ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब देखो रेगुलरली और इरेगुलर, इस रेगुलर का एंटोनिम लिखा है। कह दिया जाए इट इज ओपन सीक्रेट, अब देखो ओपन भी है और इसका एंटोनिम सीक्रेट भी लिखा है। कह दिया जाए ही इज फीलिंग, अब स्वीट भी है और पेन भी है। तो जब दो एंटोनिम एक साथ लिखे हो, मतलब एक वर्ड और उसका एंटोनिम, यानी से वर्ड और उसका अपोजिट, दो वर्ड एक साथ लिखे हो, दो अपोजिट क्वालिटी एक साथ आई हो, एडेड हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। कह रहा है कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर, मतलब वो भैया लगातार इरेगुलर है, मतलब कभी आया ही नहीं, लगातार छुट्टियों पे है। कह रहा है कि इट इज ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। खुला रहस्य है, रहस्य है लेकिन खुला है, रहस्य है लेकिन खुला है, सब लोग जान गए हैं।
कह रहा है कि इट वॉज फीलिंग स्वीट पेन, कह रहा है कि इट वॉज फीलिंग, उसे महसूस हो रहा है स्वीट पेन मतलब मधुर दर्द। मधुर दर्द कब होता है? जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और बस हम उसे ले खजुआते रहें तो खजुली करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में क्या होता है? दर्द होता है। तो जब खजुली करते समय मज़ा आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वीट पेन, कितना अच्छा दर्द चल रहा है। तो कह रहा है कि ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, मतलब भैया उसे मधुर दर्द हो रहा है। तो ये था क्या है? ऑक्सीमोरन की जब दो क्वालिटी यानी दो अपोजिट क्वालिटी एक साथ एडेड हो सेम सेंटेंस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन। और लास्ट, ये हो गया 6 हो गए। अब बचा के आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट बता देते हैं आपका क्या है कि ओनोमोटोपैया। क्या है कि ओनोमोटोपैया, उसे भी देख लेते हैं। अब है कह रहा है कि ओनोमोटोपैया। ओनोमोटोपैया का मतलब होता है ध्वनि सूचक। अब ध्वनि सूचक में क्या होता है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट, मतलब कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, इनके साउंड को सजेक्ट मतलब यह किस तरीके से बोलते हैं, इनके साउंड को दिया जाएगा। जैसे कह दिया जाए द कैट्स म्याऊ, अब बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ। तो उसके क्या किया गया है? आवाज को मतलब उसके साउंड को सजेस्ट मतलब बताया गया है। कह दिया जाए बीज हम, मधुमक्खी क्या करती है? भरने से करती है, तो क्या हो गया? बीज हम। अगला कह रहा है आई हियर, मैंने सुना, बैबल ऑन द पेबल्स। अब बैबल ऑन द पेबल्स क्या होता है? कह रहा है कि मैंने सुना, क्या सुना? या फिर आवाजें जो होती हैं, यहाँ पे हियर हटा सकते हैं। कह रहा है कि भैया बैबल ऑन द पेबल, ऐसे भी लिख सकते हो, बैबल ऑन द पेबल। तो जब बैबल ऑन द पेबल कहोगे तो बैबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब क्या होता है? पहले समझ लो। बैबल का मतलब होता है कंकड़ पत्थर, और पैबल मतलब होता है जैसे कि जब आप झरने पे गए हो तो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो छन छन की आवाज आती है, तो वो क्या होता है? पैबल। और बैबल्स मतलब क्या होता है? पत्थर। पत्थर पे जब पानी गिरता है उस कंकड़ पत्थर पे, या फिर कह सकते हैं जब ऐसे समझ लो जब कंकड़ पत्थर पानी में गिरता है, ऐसे भी समझ लो, या जब पानी कंकड़ पत्थर पे गिरता है तो जो छन छन आवाज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? कलकल या छन छन की जो आवाज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैबल्स। और पैबल्स मतलब क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर। तो उसके जो आवाज आते हैं वो भी क्या होगा? ध्वनि सूचक होगा। तो कोई चीज, जैसे आप कोई लोहे की चीज ले लो, ऊपर से नीचे गिरा दो, तो जो उसके अंदर से आवाज निकलेगी वो क्या होगा? ध्वनि सूचक अलंकार मतलब ओनोमोटोपैया होगा। आप कुर्सी तोड़ रहे हो तो उसका जो आवाज आएगा वो हो गया। अब मोबाइल, आपने मोबाइल पटक दिया तो उसमें से जो आवाज निकलेगा वो हो गया। आपने किसी को एक मुक्का मार दिया तो उसमें से जो आवाज निकलेगा वो। तो कहने का से ध्वनि मतलब चाहे वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, किसी भी चीज की आवाज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओनोमोटोपैया। ये था आपका 7 फिगर ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस में दिया गया है। और भी होते हैं, जैसे पैराडॉक्स हो गया, कह रहे हैं पैराडॉक्स हो गया, इलिट्रेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका पेपर में पूछेगा। तो ध्यान देना, पेपर में क्या पूछता है, आपको डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगा। अब इस तरीके से आपका सेंटेंस लिखा है, अब ये कह देगा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें बस इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ये क्वेश्चन लिख दिया गया, हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया। मान लो कोई हमने एक छोटा सा और क्वेश्चन लिख दिया, कह दिया जाए कि माई हार्ट इज लाइक गोल्ड। कह रहा है भैया कि माई हार्ट इज लाइक अ गोल्ड, मेरा जो हृदय है वो सोने की तरह। ऐसा करो, ले लो तो बाजार में बेचाओ। तो कह रहा है कि जो मेरा हृदय है वो सोने की तरह। अब ये 2 सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, मतलब कि फिगर ऑफ स्पीच छांटना है या बताना है। दोनों में से कोई एक करना रहेगा, 2 सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक, अगर आपको पता है लाइक लगा है तो कभी भी किसी सेंटेंस में लाइक लग जाएगा तो वो क्या हो जाता है? सिमिले। क्या हो जाएगा? सिमिले या सिमिल कह सकते हो। अभी हमने पढ़ा पैबल्स ऑन द बैबल्स, अब ये लिखा है तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका? ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अभी हमने पढ़ा क्या? ओनोमोटोपैया। अब कह दिया जैसे कि हमने कह दिया जाए कि भैया आई एम सो टायर्ड, कह रहे कि मैं इतना थक गया हूँ कि आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर्स, कि मैं एक साल तक सो सकता हूँ, कई साल तक सो सकता हूँ। कह दिया जाए कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं कई साल तक सो सकता हूँ। अब ये क्या कर रहा है? फेंक रहा है। तो फेंक रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाइपरबोल। क्या हो जाएगा? कह दिया जाए कि हाइपरबोल। कह दिया जाए कि द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। द कॉमेडियन वाज सीरियसली मतलब गंभीर, और फनी मतलब मजाकिया। 2 आपके अपोजिट वर्ड आ गए। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अब जब 2 अपोजिट वर्ड आ गए तो वो क्या हो जाएगा आपका?
ऑक्सीमोरन तो ऐसे ही देगा। तो मैं आपको क्या करूँगा, कुछ अभी 10-20 क्या करूँगा एक्सरसाइज आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, PDF के रूप में भी दे दूँगा और लास्ट में एक फ़ोटो के रूप में दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से निकाल के कम से कम उसे एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये कौन कौन से आपके क्या है फिगर ऑफ स्पीच है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आपको 2 नंबर मायने रखता है। वो पूछ सकता है सेक्शन सी में भी पूछ सकता है, सेक्शन डी में हो सकता है। सेक्शन डी में क्या करेगा, जो पोयम लिखा होता है उसी पोयम से कोई एक लाइन उठाएगा, उठा कर कह देगा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। वहाँ भी पूछेगा तो भी 2 नंबर का आएगा, सेक्शन सी में पूछेगा तो 2 नंबर का तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो कहीं भी पूछ सकता है। तो फिगर ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स को आपके क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स अब आपको कहाँ मिलेंगे। अब जो नया एक्सीलेंट होगा उसमें आपको तनिक भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपका क्या करूँगा, ढेर सारा एग्जाम्पल आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कुछ आपको फोटो के रूप में अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से निकाल करके उसे ज़रूर से ज़रूर हल करिएगा। अब हल करने के बाद अगर आपको लगता है कि डाउट है कि मुझे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप हमें क्या है कि सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या फिर नीचे चल रहे स्क्रॉल नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ताकि हम चेक करके आपको बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना है, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ मॉडल पेपर लेकर के, क्योंकि आपका पेपर फिर नज़दीक आ रहा है। तो हम कुछ मॉडल पेपर लेकर के, कुछ नया टॉपिक लेकर के, क्योंकि हमने सिंथेसिस पूरा पढ़ा दिया। अगर आपको नहीं आया होगा तो जा करके सिंथेसिस देखिए। जिनको लगता है कि अभी डाउट है, सिंथेसिस नहीं पढ़े हैं, तो या कुछ सेंटेंसेस में डाउट्स हैं तो सेंटेंसेस आप पूछ सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, अब आपको क्या है कि ये खत्म हो गया, नरेशन आपको आता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 2-2 4-4 10-10 क्वेश्चन आपको डेली हल कराएंगे। ऑप्शनल होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे, कुछ विदाउट ऑप्शनल होंगे, तो वो हम आपको क्या करेंगे, हल कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।